हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, अगर आप पेट एग्जाम 2025 का देने वाले हो तो भारतीय संविधान से आपके 5 प्रश्न आने तय हैं और ये जो है आप बहुत आसानी से इसको ले सकते हो। बस करना क्या है आपको, मैंने टॉप 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानो कि अगर 2023 मॉडल पेपर भी आ गया ना तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है छोटा चैनल देख करके वीडियो स्किप मत कीजिए। प्लीज़ आप बस केवल 20 क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत छोटा छोटा 10 से 12 मिनट का वीडियो हम लोग करेंगे और इस प्रकार से करके कई पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर जब दूसरी बैठक हुई थी ना 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद से अगर आपको कुछ मेरे वीडियो में कमी लगेगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और लगेगा अगर कि हाँ वीडियो आपको लाभ दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर लगे कि हमसे कुछ लाभ है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, जो कि संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है स्वीकार किया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला है, उद्देशिका में जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे। उद्देशिका जिसको नहीं समझ में आता है, यानी कि जो भारत की जो संविधान बनाई गई है उसका जो प्रस्तावना है ना, जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है। वहीं अगर बात करें ब्रिटेन से तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, अगर रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये सब चीज़ें, दक्षिण अफ्रीका है तो दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन लिया गया है। जो संविधान में हम संशोधन करते हैं ना, वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है, मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने पीछे देखा है कि अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, ये कहाँ से? वहीं से लिए गए हैं, अमेरिका से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं बता सकता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप जानते हो तो ही कमेंट कीजिएगा। अगला है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4, ठीक है, इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किससे ग्रहण किया है। तो ब्रिटेन से किया है। अभी हमने देखा है संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला है, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को, देखिए क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया या कब अंगीकृत किया। तो ये सब चीज़ें एक ही होती है। तो 26 नवंबर 1949 को किया था। इसीलिए हर साल जो है ना 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है।
तो दोस्तों समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 में है। इसके अनुसार जो है सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा समान अवसर पर अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 16 है ये जो है समान अवसर पर अधिकार है, यानी कि जो भी सार्वजनिक पद हैं उन पर समान अवसर की गारंटी देता है। अगला है संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों सब लोग जानते हैं अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में है। ठीक है। अगला है भारत में पदवियों के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में जो है जो उपाधियां दी गई हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है प्रदान की गई हैं। अगला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी तथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद जो 24 है वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 23। वहीं अगर क्वेश्चन आ गया कि बाल श्रम पर रोक के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो आप आर्टिकल 24 बताओगे। अब बताइए दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको क्या लग रहा है कि ये छोटा चैनल होने के बावजूद क्या बढ़िया क्वेश्चन हमने बनाया है? अगर आपको लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप यकीन मानो कि जैसे ही पेट का एग्ज़ाम होता है मैं यूपीएसआई का और फिर रेलवे का इतना बेहतरीन क्लास लाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जल्दी हो गई है, घर पे किसी की कुछ दिक्कत हो गई थी, वरना मैं आपका सारा सिलेबस इतना बेहतरीन ढंग से कवर करा था कि आप भी सोचते किसी ने पढ़ाया है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28 में है, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आपका आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकारों की ये रक्षा करता है, आर्टिकल 29 और 30। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 32 में, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला प्रश्न है आपका संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। अगला है हैबियस कार्पस जो रीट है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना। ठीक है। अगला है मैंडेमस रिट जो है वो क्या है? इसका मतलब होता है आदेश देना। मैंडेमस का क्या अर्थ है? न्यायालय के द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देना। ठीक है। अगला है हमारा प्रोहिबिशन रिट का प्रयोग जो है किसके विरुद्ध होता है? तो ये जो है निचली अदालतों के विरुद्ध किया जाता है प्रोहिबिशन रिट का उपयोग। ठीक है। अगला है हमारा क्वो वारंट रिट का प्रयोग कब हुआ था? तो जब कोई अवैध रूप से, कब होता है? तो जब कोई अवैध रूप से पद पर बैठा हो ना, तो इस वारंट का प्रयोग किया जाता है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में व्याख्या की गई है। और ये लिया गया है हमारा कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? तो ये जो है आपके सामाजिक आर्थिक दिशा निर्देश, ये जो है सामाजिक और आर्थिक दिशा निर्देश जो है देते हैं। डीपीएसपी जो है न्यायालय में लागू नहीं है, यानी कि कोर्ट रूम में हमारे इसको लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन शासन की नीतियों के लिए ये मार्गदर्शक है। अगला है किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 44 में। अगला है आपका
संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देशन दिया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो जो मूल कर्तव्य है संविधान के भाग 4A में है और 42वें संविधान संशोधन 1976 से भाग 4A में 1976 से जो भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। शुरू में 10 था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार से अब इसमें टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? ये भी कभी कभी आ जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। कभी कभी USSR करके भी दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 है। जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे 10 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद से जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। अगला है आपका 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो ये जो है आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना जो है हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, जो कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के बाद से ये जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा? सांसद और विधायक के द्वारा, ठीक है। सांसद और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल कराता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये लोग शामिल होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों ये होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, ये तीनों लोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का ही होता है। राष्ट्रपति किस उम्र के पहले पद के योग्य नहीं है? तो मिनिमम जो है न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो 35 वर्ष है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 पे के द्वारा जो है राष्ट्रपति में जो आर्टिकल 61 है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र बुलाना जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बताया गया है। अगला है, राष्ट्रपति जो है संसद को अधिकतम कितने समय तक स्थगित रख सकता है? तो मैक्सिमम 6 महीने के, ठीक है। संसद की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं हो सकता है। अगला है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान देना, दंड को कम करना और माफी आदि के बारे में जो अधिकार दिया गया है ये राष्ट्रपति को। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो साथियों, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये संसद करती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? संसद करती है। इसके लिए भी काफ़ी नियम हैं, उसको मैं बता दूंगा आगे। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला है, मंत्रिपरिषद के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आर्टिकल 74 में जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए हमारे 50 प्रश्न। अब देखिए, मैं बता दूं कि कितना समय लगा हुआ है। 14 मिनट लगा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होगा, मैं 30 सेकंड आपको लूँगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने 50-50 क्वेश्चन करके आपको 1000 क्वेश्चन करा देना है,
ठीक है। और यकीन मानो कि आपके एग्जाम से पहले नहीं, 31 अगस्त से पहले आपके ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये खत्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है टॉप 300 या 250 क्वेश्चन करा दूंगा लास्ट के 3-4 दिन में रिवीजन के लिए, और आप जाकर के पेट एग्जाम फोड़ करके आओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।